स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 11th के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर विधायिका है उसके टोटली 65 जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है उनकी बात करेंगे हम। तो इस चैप्टर से पहले हमने 4 और चैप्टर हैं जो अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। अगर वो नहीं देखें तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्लास 12th क्लास 10th इनके भी काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटली 65 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के हो या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? दोस्तों साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है कि मैं क्वेश्चन करने के बाद में 2 से 3 सेकंड का पॉज लूँगा। उस दौरान आपको आंसर करने की कोशिश करना है और मेरा आंसर बताने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपको कितना आपने अचीव किया है। तो चलिए, हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम है संसद। क्या है? संसद। नेक्स्ट है, द्विसदनात्मक विधायिका किसे कहते हैं? द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी विधायिका को कहते हैं जिसके 2 सदन हो, उसको द्विसदनात्मक, और एक सदन होता है उसे एक सदनात्मक विधायिका कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के टोटली 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है दोस्तों। स्थायी सदन, वरिष्ठ सदन बोल दो और उच्च सदन बोल दो, ये सभी राज्यसभा के ही उपनाम है। और लोकप्रिय सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन लोकसभा के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसद के कोई 2 कार्य बताइए। तो संसद के 2 कार्य कौन कौन सा है? देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका को आप विधायिका भी बोल सकते हो, और भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका उसका नाम क्या है? संसद। तो विधायिका का पहला काम क्या है? कानून बनाना। पहला काम तो हो गया कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। तो कानून बनाना और कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना ताकि वो उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ संसद का मतलब देखो, अलग अलग देशों में इसका अलग नाम है। हम यहाँ पे संसद कहते हैं, कहीं इसको अलग नाम से जानते हैं। है ये विधायिका है या फिर व्यवस्थापिका बोल सकते हो। तो अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की जो विधायिका उसका क्या नाम है? कांग्रेस। नेक्स्ट है, विधायिका किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? विधायिका किसे कहा जाता है? तो सरकार का वह अंग जो कानून निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। सरकार का वह अंग, ये 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उन बने हुए कानूनों को लागू करती है, और अगर उन कानूनों की व्याख्या करनी हो या उनका कोई उल्लंघन करे तो उस पर न्याय करने का कार्य न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य की हैं? हर राज्य का अपना प्रतिनिधित्व है, हर राज्य को सीटें मिली हुई है, तो सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में किसको मिली हुई है? यूपी को, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राजस्थान को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? तो राज्यसभा में राजस्थान को टोटली 10 सीट प्राप्त है दोस्तों। कितनी सीट्स? 10। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें प्राप्त हैं? सबसे अधिक सीटें अगर किसी को प्राप्त हैं पूरे भारत में किसी राज्य को तो वो उत्तर प्रदेश है राज्यसभा में। तो टोटली कितनी सीट्स हैं? 31। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को हैं, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश को 80 सीट प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। अगर यही पूछते हैं राज्यसभा का कार्यकाल तो इसका आंसर होता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो राज्यसभा
राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य का। और लोकसभा जो है आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च सदन का नाम क्या है? अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस में भी 2 सदन हैं, निम्न सदन प्रतिनिधि सदन और प्रतिनिधि सभा, और जो उच्च सदन है उसका नाम है सीनेट। क्या नाम है? और ये बहुत पावरफुल है। वहाँ पे 50 राज्य है, हर राज्य से 2-2 सीटें हैं, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो 100 सीट्स होती है सीनेट में। राष्ट्रपति कुछ भी कार्य करें, सारा जो परमिशन है वो सीनेट से लेना पड़ता है। नेक्स्ट है, जर्मनी की विधायिका के दोनों सदनों के नाम बताइए। तो जर्मनी में भी द्विसदनात्मक, अधिकतर देशों में द्विसदनात्मक है दोस्तों। तो जर्मनी के जो 2 सदन हैं उनके क्या नाम है? एक का नाम बुंदेस्टैग है, बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट। बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट, ये 2 सदन हैं इसके। नेक्स्ट है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ध्यान रखना, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 ये कहता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, इसकी जो शुरुआत है वो लोकसभा में होती है, लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है ना, 14 दिन वो पास करें नहीं करें तो भी वो धन विधेयक पास माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और इधर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? पूरे देश को लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को डिवाइड किया गया है और ये कार्य परिसीमन आयोग करता है। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग का उल्लेख है, राष्ट्रपति परिसीमन आयोग को गठित करता है। ठीक है ना, तो ये जो कुल निर्वाचन क्षेत्र वो कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। नेक्स्ट है, जर्मनी की विधायिका कितने सदनीय हैं? अभी हमने नाम देखा है कि बुंदेस्टैग और बुंदेसरैट, तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? ब्रिटेन की राष्ट्रीय विधायिका का नाम, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक सबसे पहले एक तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक है, और उसे लोकसभा पास कर देती है तो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा को इसके लिए 14 दिन मिलते हैं। 14 दिन में या तो वो उसे पास करें, पास करने के साथ अगर कोई सुझाव है तो वो लोकसभा के पास जाते हैं, ठीक है, वापस। तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी रूप में पास माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने पास किया है। तो अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं? प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विधेयक, बिल। बिल। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा और बता दो दोस्तों कि जब ये बिल जो हैं, विधेयक जो हैं, मान लो लोकसभा है, इधर इधर राज्यसभा है, तो यहाँ गया लोकसभा, राज्यसभा में जाएगा, बाद में पास होकर बाद में जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देगा तो ये बन जाता है एक्ट, अधिनियम बनता है। ठीक है, तो ये जो कच्चा कानून है, कानून बनने से पहले जो फॉर्मेट है, इसको विधेयक बोलते हैं, बिल बोलते हैं। इसके बाद जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो ये एक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ द्विसदनात्मक विधायिका हैं। भारत में उन राज्यों के नाम बताने हैं जो द्विसदनात्मक विधायिका। तो भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका हैं। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए ट्रिक है इजी, 2 बीमारियों के नाम याद रखने, एक तो टीबी और एक जुकाम। तो जुकाम में से जे हटाना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में था द्विसदनात्मक, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया क्योंकि राज्य का पुनर्गठन करके राज्य की जगह वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो टी से तेलंगाना, बी से बिहार। टीबी एक बीमारी ये हो गई, तो इससे तेलंगाना बिहार।
जम्मू कश्मीर को हटा दो, है ना, उस ऊपर सर्किल बना देना। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बाकी सभी राज्यों में केवल और केवल एक सदन है और वो विधानसभा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल से संबंधित है। ये होता 1985 को। कब हुआ? 1985। नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? अभी हमने चर्चा की है, दल बदल। क्या विषय है? दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया और इसी के तहत संविधान में जो है वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। सॉरी 10वीं, 9वीं तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 73वें के द्वारा 11वीं और 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची। संविधान में टोटली 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है दल बदल से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, दल बदल का मतलब ये है कि जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उसके जो निर्देश दिए जाते हैं, अगर कोई उनके नेता नहीं मानते हैं या उनके विरुद्ध डालना, जो निर्देश दिए जाते हैं उनके विरुद्ध मत डालना, या फिर पार्टी छोड़ देना, अपने स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी छोड़कर कहीं दूसरी पार्टी में चले जाना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, इस प्रकार के किया गया कार्य दल बदल कहलाता है। यानी 3 चीज़ें हैं: दल के निर्देशों को नहीं मानना, और दल के जो निर्देश मिलते हैं उसके विपरीत वोट डालना, और पार्टी को छोड़ के चले जाना अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ये सब चीज़ें दल बदल में आती है। नेक्स्ट है सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक तो समझ आ गया ना दोस्तों, बिल जो है उसको विधेयक कहते हैं। कानून बनने से पहले जो एक प्रोसेस, कच्चा चिट्ठा जो तैयार होता है कि ये इस प्रकार की कानून बनेंगे, इसमें ये चीज़ें होगी, तो उसको बोलते हैं बिल या विधेयक। तो सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जब कानून बनता है और ये जो विधेयक है वो कोई अगर मंत्री पेश करता है, वो कानून बनाने का जो फॉर्मेट है, तो इसे बोलते हैं सरकारी विधेयक। क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक, अगर मंत्री पेश करे तो। नेक्स्ट है निजी विधेयक किसे कहते हैं? तो मंत्री के अलावा अन्य कोई भी सदस्य विधेयक अगर पेश करें तो वो विधेयक निजी विधेयक कहलाएगा। अब मान लो कि कहीं किसी राजनीतिक दल का सरकार है उसका, ठीक है ना, तो उसकी सरकार में अगर उसके मंत्री अगर पेश करें तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। लेकिन उसी राजनीतिक दल का अगर कोई अन्य विधायक या सांसद, जैसे केंद्र मान लो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी का कोई मंत्री के अलावा कोई बीजेपी का सांसद अगर पेश करता है तो भी वो निजी विधेयक कहलाएगा। लेकिन मंत्री पेश करेगा तो फिर वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। नेक्स्ट है लघु विधायिका किसे कहा जाता है? लघु विधायिका किसे कहा जाता है? तो संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। संसदीय समितियों को लघु विधायिका। कारण ये है दोस्तों कि पूरे संसद या सदन में जो व्यवस्थापिका उसका पूरा टाइम खर्च नहीं करके हर राजनीतिक दल से सभी सर्वदलीय एक समिति बना देते हैं, और वो काम जो सदन को करना चाहिए वो इन समितियों को देते हैं, ताकि समय बचे और उपयोगी तरीके से काम हो सके। हर दल को पता है कि हमने अपना एक मेंबर भेजा और हमें इस बिल में क्या करवाना है, तो अपने सुझाव रखते हैं और काम हो जाता है। इसीलिए इन संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत कौन कर सकता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति कर सकता है, और करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो अधिकतम टोटली 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कितने? 12। नेक्स्ट है लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा को। भंग करने का मतलब है कि लोकसभा को अपने समय से पूर्व खत्म कर देना। जैसे मान लो अभी 2024 में चुनाव हुए, तो अगले चुनाव तो 2029 में होंगे, लेकिन इससे पहले लोकसभा को खत्म करके नए चुनाव करवाना, तो ये जो खत्म करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं भंग करना। और भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है? कि हर राज्य, उत्तर प्रदेश को जैसे 31 सीट है, राजस्थान के लिए मान लो 10 है ना, तो ऐसे सभी राज्यों के लिए लिस्ट है कि इनको इतनी सीटें। तो वो कौन सी अनुसूची में? टोटली 12 अनुसूचियाँ हैं, तो कौन सी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है? तो चौथी अनुसूची। कौन सी अनुसूची में?
चौथी में। नेक्स्ट है, संसद के पास कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त साधन कौन सा है? संसद के पास में कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त साधन है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा है? अविश्वास प्रस्ताव, जो कि लोकसभा के पास में है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ ये है कि अगर लोकसभा किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 2 वर्ष बाद में। कितने वर्ष बाद में? 2 वर्ष बाद में। 6 वर्ष का टाइम होता है इनका कार्यकाल। हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हालांकि वो पुनः चुन के आ सकते हैं। सिक्किम को राज्यसभा में कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? राज्यसभा में जो सीटें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हैं सीटें हैं उनका आवंटन, तो सिक्किम को कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो सिक्किम के लिए 1 सीट है दोस्तों। कितनी है? 1। सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? यानी राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन चुनते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों की गणपूर्ति या फिर कोरम कितनी है? गणपूर्ति कितनी होती है? गणपूर्ति का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी अगर जैसे सदन है, जैसे संसद के दोनों सदन है, लोकसभा है एक और एक है राज्यसभा। मान लो लोकसभा की बैठक करनी है तो लोकसभा की बैठक कितने सदस्य होने चाहिए तो वो बैठक होगी। मान लो कल को 5 लोग आके बैठ जाएंगे हम लोकसभा की बैठक करें तो क्या वो मान्य है? तो ये जो मिनिमम सदस्य संख्या है किसी बैठक को करने के लिए उसको बोलते हैं गणपूर्ति या फिर कोरम। इसको 1/10 बोलते हैं, यानी टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होना जरूरी है। इसको 10% बोल दो आप। कितना? 10%। कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव कौन पारित कर सकता है? केवल लोकसभा। राज्यसभा का इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो जैसे ही ये लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो वो किसी एक मंत्री के खिलाफ करेंगे, प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के खिलाफ, तो भी पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटना पड़ेगा। ये प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। किसका है? संसद का। नेक्स्ट है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की जो विधायिका हैं उसका है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा इस पर कानून बनाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, सब राज्यों की जो विधायिका हैं वो राज्य सूची पर अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों संसद भी कानून बना सकती हैं और राज्य की विधायिका जो हैं, राज्यों की विधायिका ये भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में गतिरोध हुआ कि संसद ने जो कानून बनाया थोड़ा उल्टा अलग टाइप का है, राज्य की विधायिका का जो कानून बनाया वो थोड़ा अलग टाइप का, दोनों में गतिरोध हो रहा है, तो उस कंडीशन में संसद द्वारा पारित कानून मान्य होगा। एक और बात है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना, ये 3 तो सूचियाँ हैं। अब मान लो इन तीनों में कोई विषय नहीं लिखा हुआ, उस विषय को हम क्या कहेंगे? अवशिष्ट विषय। क्या कहेंगे? अवशिष्ट यानी शेष। और उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में है। किसके पास में है? संसद के पास में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में किन किन क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त लोगों को मनोनीत करते हैं? तो पहली बात तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति वो राष्ट्रपति में है। लेकिन राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेंगे? वो कौन से क्षेत्र के हो सकते हैं? तो इसमें 4 क्षेत्र हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत नहीं करते हैं। मंत्रिपरिषद जो नाम देते हैं वही नाम उनको मनोनीत करने होते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य का। नेक्स्ट है, लोकसभा
कौन कौन से तरीके अपना करके मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती हैं? तो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के जो तरीके हैं दोस्तों, वो हैं कि इस प्रश्न पूछ के, आपने देखा होगा संसद में जो है विपक्ष सवाल पूछती है मंत्रियों से, तो प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न का मतलब होता है जैसे कोई क्वेश्चन किया, एक सवाल पूछा और सामने से मंत्री ने जवाब दिया, तो वापस जो जवाब दिया उसके आधार पर नया प्रश्न पूछना, उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न पूछ करके। और निंदा प्रस्ताव ला करके, सरकार की आलोचना करके, और लास्ट में जो सबसे सशक्त हथियार हैं वो हैं अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रियों के, अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो पूरा मंत्रिमंडल अपने पद से हट जाएगा। नेक्स्ट है, बजट संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो बजट जो है संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्तीय पावर जो है वो लोकसभा के पास में ज़्यादा है। भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली कब विकसित की गई? यानी जो पूरी विधायी का काम नहीं करके उनमें से सर्वदलीय जो समिति बना दी जाती है, हर दल को उसमें प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, तो ये जो सिस्टम है वो कब लागू किया गया? 1983 में। कब? 1983 में। नेक्स्ट है, संसद में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल कितनी स्थायी समितियां हैं? तो ऐसी जो टोटली स्थायी समितियां हैं दोस्तों, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो हैं टोटली 20। कितनी स्थायी समितियां हैं? 20। नेक्स्ट है, संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है? पहली बात तो लघु विधायिका किसको कहते हैं? संसदीय समितियों को। अब सवाल ये है कि लघु विधायिका कहते क्यों हैं इसको? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसमें सभी संसदीय दलों को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, कि विधायिका में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबको कोशिश की जाती है कि उन सबका प्रतिनिधित्व हो, और वो अपनी एक एक जो सदस्य हैं सब मिलके ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया? यानी जो सीटों का आवंटन है प्रत्येक राज्य को, किसी को ज़्यादा सीटें हैं किसी को कम है, तो ये किस आधार पे है? कैसे ही है या कुछ कोई पैमाना है? तो इसका पैमाना है दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। जिसकी ज़्यादा जनसंख्या उनको ज़्यादा सीटें। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनकी 31 सीटें हैं। जनसंख्या के आधार पर सिक्किम सबसे कम है तो उनको 1 सीट है ना। तो किस आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये दोनों चीज़ें हैं इसका उत्तर। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता और यह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो भारतीय संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में कौन कौन आते हैं? तो संसद में आते हैं एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ये तीनों आते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो कानून बनाने का काम संसद का है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति भी इस प्रोसेस का हिस्सा है, इस संसद का पार्ट है वो, ठीक है ना। तो संसद के अंग पूछें तो 3 हैं, सदन पूछे तो 2 हैं। ये 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। अंग पूछे तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य को लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित हैं? यानी जो सीटें हैं लोकसभा में, उत्तर प्रदेश को जैसे सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं, राजस्थान से 25 सीटें, हर राज्य के लिए सीटें हैं। तो ये जो सीटों का आवंटन है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जनसंख्या किस वर्ष की पकड़ी? हमारे यहाँ तो हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो ये हैं दोस्तों 1971 की जो जनगणना थी 1971 की, उसके बेस पे ये सीटों का आवंटन है। और इसमें ये भी था कि 2026 तक सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी, तब 2026 चढ़ा है। तो अब अगली जो जनगणना होगी इसके बाद में वापस सीटें बढ़ाई जाएगी संसद की और राज्यों की विधायिकाओं में। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जो एकल संकरणीय मत पद्धति है उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है, संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है? संसदीय विशेषाधिकार, तो संसद का सदस्य स्वतंत्र रूप से और
पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकें उसके लिए उसे कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इसलिए इन अधिकारों को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। यानी संसद के सदस्य होने के नाते उन्हें कुछ अलग से अधिकार दिए जाते हैं। उन अधिकारों के लिए क्या कहा जाता है? संसदीय विशेषाधिकार। और अनुच्छेद 105 में संसदीय अधिकारों की बात करता है, ठीक है ना। अगला है द्विसदनात्मक विधायिका के कोई 2 लाभ बताइए। तो द्विसदनात्मक विधायिका के लाभ हैं, एक तो हैं समाज और देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है इसमें, क्योंकि जो लोग चुनकर नहीं जा सकते हैं या कोई विशेष अनुभव है, जो शायद चुनाव जीत नहीं सकते लेकिन उनका अनुभव देश के लिए ज़रूरी है, तो उनको हम इसका सदस्य बना सकते हैं। और दूसरा है संसद का जो प्रत्येक निर्णय है, एक सदन अगर जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय ले तो दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार कर सकता है, तो ये अनुभव का भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है। ये सवाल आपके लिए है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, और आप आंसर कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। नेक्स्ट है धन विधेयक संसद में लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य है। तो ये धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कब करते हैं। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग तो कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं। तो 2 सिचुएशन है, एक अगर पूर्ण बहुमत है तो प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि भाई आप लोकसभा को भंग कर दो, तो भी कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी दल या कोई भी गठबंधन मिलकर सरकार बनाने में असक्षम है, सरकार बन ही नहीं रही है, तो फिर राष्ट्रपति वहाँ पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित है। तो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट है विधेयक पर अंतिम स्वीकृति कौन देता है जिसके पश्चात वो कानून बन जाता है। तो विधेयक पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देता है, उसके बाद में वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। साधारण विधेयक पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर गतिरोध हो कि एक सदन पास कर दे, दूसरा सदन उस पर ऑब्जेक्शन लगातार डाल रहा है और वो बिल बन ही नहीं रहा है, पास हो ही नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा की। तो ऐसे में दोनों का जो ज्वाइंट सेशन होगा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आज का, दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। कि कोई सदस्य दल छोड़ के जा रहा है तो ये दल बदल माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। सदन के अध्यक्ष का मतलब लोकसभा का मैटर तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, राज्यसभा का मैटर तो जो राज्यसभा का सभापति उसका अंतिम निर्णय होगा। राज्यों की अगर विधानमंडल का कोई विधेयक है या कोई मैटर है ऐसा विधानसभा का, तो विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेगा, तो जो सदन का अध्यक्ष है उसका अंतिम निर्णय रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस न्यू लाइफ फाउंडेशंस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। आपका वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।